चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 14 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है परितंत्र। इसमें हम परितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता के बारे में देखेंगे। उसके बाद उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, परिस्थितिकी पिरामिड और परिस्थितिकी अनुक्रमण, पोषक चक्र और परितंत्र सेवाएं के बारे में देखेंगे। परितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। अब जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। और परितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकते हैं। और कई परिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व यानी ग्लोबल परितंत्र के रूप में देखते हैं, और जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय परितंत्र समाहित होते हैं। चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रृंखलाओं मुख्यतः स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया है। और घास, जंगल के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय परितंत्र तथा झील, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां एवं ज्वार दलमुख और नदमुख आदि कुछ जलीय परितंत्र के उदाहरण हैं। मानव निर्मित परितंत्र के रूप में सस्य भूमि एवं जल जीवनशाला को माना जा सकता है। और हम सबसे पहले परितंत्र की संरचना को देखते हैं ताकि निवेश यानी उत्पादकता, ऊर्जा के स्थानांतर यानी आहार श्रृंखला या जाल पोषण चक्र तथा निर्गम यानी स्थानीयकरण एवं ऊर्जा क्षति का आवरण कर सकेंगे। और इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंधों को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं। उसके बाद परिणाम स्वरूप पैदा होती है इसके बारे में। उसके बाद परितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता के बारे में देखेंगे। तो अध्याय 13 में आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें दोनों जैविक और अजैविक घटक शामिल है। आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। और आइए अब इन घटकों को और अधिक समेकित यानी संयुक्त रूप से देखें तथा जाने के परितंत्र के इस घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। और से जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक जैविक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के परितंत्र की विशिष्टता है। एक परितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इनकी प्रजातियों के संगठन यानी कंपोजिशन की प्रकट करता है। और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यासी कहते हैं। और उदाहरण के लिए एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास निचले यानी धरातलीय स्तर का निवास करते हैं। परिस्थितिकी तंत्र के सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं को दृष्टि डालते हैं, जैसे उत्पादकता पर आप दृष्टि डालते हैं, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र पर आप दृष्टि डालते हैं। और एक जलीय परितंत्र के गुण धर्म को समझने के लिए यानी उसकी प्रकृति को समझने के लिए आइए एक छोटे से तालाब को उदाहरण स्वरूप लेते हैं। और यह एक औचित्यपूर्ण, सपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है, जो हमें एक जलीय परितंत्र में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता यानी न्यून क्रियाओं को समझने में सहायक है। और एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है, और जिसमें एक परितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। पानी एक अजैविक घटक है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व तथा प्रचुर मृदा निक्षेप तालाब की तली में जमा होते हैं। अवसर, निवेश, ताप का चक्र, दिन की अवधि यानी लंबाई तथा अन्य जलवायु परिस्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करती है। अब स्वपोषी घटक जैसे पादप, प्लवक, कुछ इकाई जैसे शैवाल है इकाई के रूप में शैवाल तथा प्लवक एवं निमग्न तथा किनारों पर सीमांत पादप तालाबों के किनारों पर पाए जाते हैं। और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी, प्लवक तथा स्वतंत्र प्लवी एवं तलीयवासी जीव इन स्वरूपों द्वारा परितंत्र किया जाता है। और अपघटक के उदाहरण कवक एवं जीवाणु है, जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता में पाए जाते हैं। अब यह तंत्र किसी भी परितंत्र यानी कुल मिलाकर जीवमंडल की सभी क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। और अर्थात पोषी द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा की उपभोक्ता से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना, विभिन्न स्तरों के पोषियों द्वारा स्वपोषी का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिज
निजीकरण कर स्वपोषियों के लिए मुक्त करना। इस घटना की पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है और ऊर्जा की एक देशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तर की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊर्जा के रूप में हानि होती है। उत्पादकता के बारे में देखें तो किसी भी परितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसकी स्थिति रहने के लिए अस्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा निरंतर निवेश यानी इनपुट की आधारभूत आवश्यकता है और प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई के क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इसे भार यानी ग्राम एक्सवायर कहते हैं। या ऊर्जा यानी ऊर्जा में KCal m स्क्वायर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। और जैव मात्रा के उत्पादक की दर को उत्पादकता कहते हैं और इससे G स्क्वायर YR के पावर 1 या हम कह सकते हैं कि KCal m स्क्वायर होल अपर से YR के पावर 1 यानी ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जिसमें विभिन्न परितंत्र की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है और इससे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में भी विभाजित किया जा सकता है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पाद कर देती है, उत्पादक की दर होती है। और सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिकता उत्पादकता प्राप्त होती है। जैसे GPP माइनस R NPP होगा बराबर इसका। और नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषी के खपत यानी शक भाग या अपघटन के रूप में तो खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। और द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। और प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है और ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों के प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के परितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। और संपूर्ण जैव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता पर भार कार्बनिक तत्व यानी शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आका गया है 170 बिलियन टन आका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी इसके बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। और अपने शिक्षक के साथ भी इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और अपघटन के बारे में देखिए, आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों खंडन करने के साथ साथ भूमि को भी भूरा भूरा बना देते हैं और इस किसान की इसमें मदद करते हैं। और उसी प्रकार अपघटन जलीय कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों यानी पशुओं के मृत अवशेष मलादि सहित अपरदन यानी डेट्राइड्स बनाते हैं और जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, हुमस भवन और खनिज भवन है। और उसके बाद अपरदाही जैसे कि केंचुए अपरदाही अपरद को छोटे छोटे कणों से खंडित कर देते हैं और इस क्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय और कार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं और बैक्टीरियल यानी जीवाणु जीव एवं कौफीय एग्जाइम्स अपरदनों को सरल अकार्बनिक तत्वों से तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त अपघटनों की समस्त प्रक्रियाएं अपरदन एवं समानांतर रूप में लगातार चलती रहती हैं और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न करती है और ह्यूमिफिकेशन के दौरान एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्वों के निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया
के लिए उच्च प्रतिरोधी होती है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता रहता है और स्वभाव इसका यानी स्वभाव चाहे प्राकृतिक में कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है या ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं और उन्हें मुक्त करता है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायवीय घटनाओं द्वारा अपरद की रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है और एक विशिष्ट जलवायवीय परिस्थितियों में यदि अपरद काइटिन तथा ग्लिनिन से भरा होता है तब अपघटन दर धीमी होती है। यदि अपरदन नाइट्रोजन तथा जल विलयन तत्वों जैसी चीनी आदि से भरपूर होते हैं तब यह तेजी होती है। और उसके बाद ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की क्रिया को नियमित करते हैं। और गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है जबकि निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमी करती है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। ऊर्जा प्रवाह के बारे में देखें तो गहरे समुद्र के जल तापीय परितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है और आपातित सौर विकिरण का 50% का कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण से प्रयुक्त होता है। अब हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण तथा रासायनिक संश्लेषण जीवाणु यानी स्वपोषी सूर्य की विकिरण ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं और पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा को पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है और पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादक की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और क्या इसमें ऊर्जा गतिक का प्रथम सिद्धांत निहित है? पारिस्थितिकी तंत्र ऊष्मा गतिक के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है और उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित करते हुए बढ़ी हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। और पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शाकी एवं काष्ठी ये पादप प्रमुख उत्पादक हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियों जैसे पादप प्लवक काई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। और आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों के बारे में पढ़ा है जो कि प्रकृति में विद्यमान है और पादप या उत्पादक से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है। इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण श्रृंखला जाल की यानी वेव की रचना होती है और किसी भी जीव द्वारा अनाबद्ध यानी ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं होती और उत्पादक द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भंज दी जाती है या वह जीव मृत्यु हो जाती है और एक जीव की मृत्यु अपवर्तन खाद्य श्रृंखला या जाल की शुरुआत होती है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। अतः इन्हें उपभोक्ता तथा परपोषी भी कहा जाता है और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर एक पशु दूसरे पशु यानी वह पशु जो पेड़ों को या उसके उत्पादक को खाता है तो उससे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार से आप तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। अब निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या अनुशाक भक्षी होंगे। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे पक्षी तथा स्तनधारी पशु तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मृद कवची यानी मोलस्की होते हैं और वे उपभोक्ता जो शाकाहारी
शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी या मांस भक्षी होते हैं, और या उन्हें प्राथमिक मांस भक्षी कहना अधिक उपयुक्त होगा यद्यपि द्वितीय उपभोक्ता हो तो। और वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांस भक्षी पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीय मांस भक्षी के रूप में निर्मित किया जाता है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला यह दिखाई गई है जैसे घास उत्पादक है, अगर घास को बकरी खाती है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है, और बकरी को मनुष्य खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता है। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपर्दन खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है और यह अपघटकों से बना होता है जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परपोषी जीव होते हैं। और ये मृत कार्बनिक सामग्री की अपर्दनों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं और उन्हें मृत पोषी या पूर्तिजीवी यानी मृत अपघटन के भी नाम से जाना जाता है। अपघटन पाचन एंजाइम से संवृत करते हैं और जो मृत जीवों तथा अर्थ सामग्री को साधारण कार्बनिक पदार्थ में तोड़ डालते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब जलीय परितंत्र में चरण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है और इसके विरुद्ध स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में GFC की तुलना में अपर्दन खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। और कुछ स्तरों पर अपर्दन खाद्य श्रृंखला को चरण यानी चराई खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है और अपर्दन खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चरण अनुखाद्य श्रृंखला वस्तुओं के शिकार बन जाते हैं। और एक प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कि कॉकरोच यानी तिलचट्टे एवं कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। अब खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल यानी फूड वेब का निर्माण करता है और आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान पर होता है और सभी जीव को अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जैसे कि यानी ट्रॉफिक लेवल जैसे कि पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। और उत्पादक प्रथम पोषक स्तर में आते हैं और शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता दूसरी एवं मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तरों से संबंध होते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपर्दन या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। और प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषक स्तर पर निर्भर करता है और एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिससे स्थित सस्य या खंड सस्य स्थित सस्य या खरिस फसल कहा जाता है। और स्थित सस्य को जीवित जैविक मात्रा यानी जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या में मापा जाता है और एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो वह अधिक विशुद्ध होगा। और क्यों? चारण खाद्य श्रृंखला में 10 पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है और इस तरह के ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% कम होता है। और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा का पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रकृति में यह संभव है कि कई स्तरों पर जैसे कि खाद्य चरण अनुचरण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक शाक भक्षी प्राथमिक शाक मांस भक्षी और द्वितीय मांस भक्षी आदि कि यहाँ आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार अपर्दन खाद्य श्रृंखला की कोई सीमा है। और इसको चित्र दिया गया है 14.3 में विभिन्न पोषण स्तरों में होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर है। जैसे सूर्य का प्रकाश है प्रथम पोषण वृक्ष लेता है। प्रथम पोषण रीति उत्पादक हरे पौधे लेंगे और उसके बाद द्वितीय पोषण रीति प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी करेंगे और उसके बाद ये ऊष्मक माध्यम से। उसके बाद तृतीय पोषक रीति द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी इसको खाएंगे कीट को और उसके बाद जैसे चिड़िया कीट को खा लेगी। और उसके बाद चतुर्थ पोषक रीति द्वितीय उपभोक्ता सर्वोपरि मांसाहारी यानी चिड़िया को कोई बड़ा पक्षी खा लेगा।
उसके बाद परिस्थितिकी पिरामिड के बारे में देखें तो आप पिरामिड के आकार से निश्चित ही परिचित होंगे। पिरामिड का आधार चौड़ा यानी विस्तृत एवं शिखाग्र की ओर सकरा होता जाता है और विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़े तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेंगे और इस संबंध को संख्या, जैव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पिरामिड के आधार पर प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषक स्तर कहलाता है, जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व तृतीय पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। और तीन परिस्थितिकीय पिरामिड जिनका आमतौर पर ध्यान दिया जाता है वे हैं संख्या का पिरामिड और जैव मात्रा का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। विस्तृत जानकारी के लिए चित्र आप देख सकते हैं 14.4 के अवश्य अवरदा देख सकते हैं। उसके बाद ऊर्जा मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं की किसी भी गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम किसी पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों की ही गणना कर लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापीकरण सत्य नहीं होगा और इसके साथ ही एक प्रदत्त जीव एक ही समय पर एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठ हो जाएंगे। और हमें यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही परिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक गौरैया जब बीज मटर और फल खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, और किंतु जब वह कीटों और केंचुओं को खाती हो तब वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाती है। यहाँ आप यह विवरण दे सकते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य कितनी परपोषियों का प्रयोग करता है। अधिक परिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं, खाद्य तथा ऊर्जा, जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार पर ऊपर की ओर होते हैं और अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादक की संख्या एक जैव मात्रा अधिक होती है और इसी तरह से शाकाहारी की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अति अधिक होती है। इसी प्रकार के निम्न पोषण स्तरों में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। और इसी व्यापीकरण के कुछ अपवाद है। यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त होगा। आप अब उन छोटे कीटों का भी निर्भर छोटे पक्षियों का भी गणना करें, जिनके साथ की कीटभक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों का गणना करें। और अब आप प्राप्त आंकड़ों पर चित्र बनाएं और समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड की प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। क्या यह एक विरोधाभास नहीं है? आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ऊर्जा पिरामिड सदैव बड़ी अवस्था में होती है और सभी उल्टा नहीं हो सकते, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषक स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का हास्य होता है और ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। यद्यपि परिस्थितिकी पिरामिड की कुछ सीमा है, जैसे कि पिरामिड में ऐसी प्रजातियों का समावेशन भी होता है जो कि दो या दो से अधिक स्तरों से संबंधित हो सकता है और इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनाते हैं जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होते और इसमें आहार जाल का समावेशन नहीं होता। परिस्थितिकीय तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवों को परिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान नहीं प्राप्त होती है। उसके बाद परिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में देखें। आपने अध्याय 13 में समष्टि और समुदाय के लक्षणों और पर्यावरण में उनकी अनुक्रियाओं तथा किस प्रकार से अनुक्रियाएं एवं व्यक्ति अनुक्रियाएं से भिन्न है इसका अध्ययन किया होगा। और चले अब हम समय के साथ सामुदायिक अनुक्रिया के अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं। अब सभी समुदाय का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण में बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन एवं संरचना से निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन
परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होते हैं। अतः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है जो कि पर्यावरण से संतुलन के नजदीक है और इस चरण समुदाय कहा जाता है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से अंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं और अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नहीं बसी होती और इनकी जनसंख्या अगणित हो जाती है और जबकि दूसरी प्रजातियां की जनसंख्या बहुत घटती जाती है और यहाँ तक कि अदृश्य हो जाती है। समुदाय का संपूर्ण क्रम में जो दिए गए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होते रहते हैं उसे क्रमक कहते हैं और विशेष परिवर्तनशील समुदायों को क्रमिकी चरण या क्रमिकी समुदाय कहा जाता है। और अनुक्रमिकी चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव और प्रजातियों की संख्या वृद्धि और साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैव परिवर्तन होता है। संसार के निवर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है और वास्तव में अनुक्रमण एवं विकास उस समय समानांतर प्रक्रियाएं थी। अतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहाँ शुरू होती है और जहाँ कोई जीव नहीं होते अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ कभी भी कोई सजीव नहीं रहा हो। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ के सभी जीव जो कभी वहाँ रहते थे और किसी प्रकार से नष्ट हो गए यानी विलुप्त हो गए और पहले को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं और जबकि दूसरे को द्वितीय का अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रमण है यानी तुरंत यानी नया ठंडा लावा, नग्न पत्थर और नव विकसित तालाब या जलाशय। नए जीवीय समुदाय की संस्थापना सामान्यतः धीमी होती है और विविध जीवों के जीवीय समुदाय की संस्थापना से पूर्व वहाँ उपजाऊ मिट्टी अवश्य होनी चाहिए और अधिकतर जलवायु निर्भरता के आधार पर प्रकृति के रूप में उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई सौ से कई हजार वर्षों लग सकते हैं और द्वितीय अनुक्रम में ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होते हैं जहां प्राकृतिक जलवीय समुदाय निरस्त हो जाते हैं, जैसे कि दूसरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले या कटे वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन, जबकि कुछ मिट्टी या अवसाद उनमें उपस्थित रहते हैं और अनुक्रम की क्रिया प्राथमिक अनुक्रम की अपेक्षा तेज हो जाती है। साधारणतया परिस्थितिकी अनुक्रमण का विवरण वनस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में ये वनस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालते हैं। अतः जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है जानवरों के प्रकार एवं संख्या तथा अपघटन भी बदलते हैं। किसी भी समय प्राथमिक अथवा द्वितीय अनुक्रम को प्राकृतिक अथवा मानव जनित बिंध या बाधाओं जैसे कि आग, जंगलों का काटना आदि है, इसके द्वारा क्रम अवस्थाओं के प्राथमिक अवस्थाओं में बदला जा सकता है और इन बाधाओं से ऐसे नई स्थितियां या अवस्थाएं पैदा हो जाती है जिनसे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य जातियों को हतोत्साहित होता है अथवा निष्कासित हो जाते हैं। उसके बाद पादपों का अनुक्रमण के बारे में देखें। आवास की प्रकृति के आधार पर चाहे वह पानी हो अथवा शुष्क क्षेत्र हो, पौधे के इन अनुक्रमण को क्रमशः जलारंभी अथवा शुष्कतारंभी कहते हैं। और जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होता है और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समुद्रिक परिस्थिति की ओर अग्रसित होते हैं और इसके विपरीत शुष्कतारंभी अनुक्रमण शुष्क क्षेत्र में होता है और यह श्रेणी शुष्क से समुद्रित परिस्थितिकी की ओर बढ़ता है। अतः जलरंभी एवं शुष्कतारंभी दोनों ही अनुक्रम मध्य एवं माध्यम जल परिस्थितिकी न तो बहुत शुष्क यानी झीरिक और न ही बहुत जलीय। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती है उन्हें मूल अनुवंशक प्रजाति कहा जाता है। प्रायः लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं जो चट्टानों को पिघलने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं तथा अपरदन एवं मृदा निर्माण में सहायता होते हैं और बाद में वे बहुत छोटे पौधे को बायोफाइट के लिए मार्ग प्रशस्त कराते हैं जो मृदा की कम मात्रा में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होते हैं और समय के साथ उनका स्थान बड़े पौधे द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अतः कई चरणों के बाद एक स्थिर चरमावस्था पर वन्य समुदाय का निर्माण होता है और जब तक पर्यावरण नहीं बदलता चरम सीमा समुदाय स्थिर होता है और समय के साथ मरुस्थलीय
स्थायी आवास समुद्रभिदी में परिवर्तन हो जाते हैं और जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघु पाद प्लवक मूल अनुवंशन होते हैं और ये समय के साथ मुक्त रूप से तैरने वाले आवृत बीजों द्वारा तत्पश्चात जड़ीय जलोद्भिद परियुत्तीर्ण घास और अंततः पेड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। अतः वन्य के पुनः चरम सीमा समुदाय होंगे और समय के साथ जलकाय स्थलीय परितंत्र में परिवर्तन हो जाते हैं। अद्वितीय अनुक्रमण में प्रजातियों का आक्रमण, मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज तथा अन्य अनुपस्थिति प्रवर्धन पर निर्भर करती है। यद्यपि पहले से मृदा विद्यमान है, यहाँ अनुक्रमण दर बहुत तेज होती है और चरमावस्था तेजी से प्राप्त हो जाती है। समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अनुक्रम विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रम एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो चरमावस्था तक पहुंचने में शायद हजारों वर्ष लगाएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह समझना है कि सभी अनुक्रम चाहे पानी में हो या भूमि पर एक ही प्रकार से चरम समुदाय मेजेग की ओर अग्रसर होते हैं। उसके बाद पोषक चक्र के बारे में देखते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। और मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को अस्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। वह विभिन्न प्रकार के परितंत्र में भिन्न होते हैं और साथ ही मौसम पर आधारित होते हैं। और यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि परितंत्र से पोषक सभी समाप्त नहीं होते और ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अंततः काल चक्र चलते रहते हैं और एक परितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। और पोषक चक्र का एक अन्य नाम जैव भू रसायन चक्र है, जैसे कि जैव सजीव, जीवन और भू चट्टानें, हवा, पानी है। और पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय और अवसादीय या तलछटी। गैसीय प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन के भंडारण वायुमंडल में विद्यमान होते हैं तथा अवसादी चक्र जैसे सल्फर एवं फास्फोरस चक्र के भंडारण धरती के पटल यानी पपड़ी में स्थिर होते हैं। और पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप एवं आदि महत्व वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं और एक भंडारण की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है जो कि अंतर्वाहक एवं बहिर्वाहक की दर के असंतुलन के कारण संपन्न होती है। क्लास 11 में आपने नाइट्रोजन चक्र का विस्तृत अध्ययन किया था जहां पर हम कार्बन तथा फास्फोरस चक्रों के बारे में पढ़ा था। यहाँ दिया गया भूमंडल में कार्बन चक्र की सरलीकरण मॉडल एक दिया गया है। जैसे कैल्शियम युक्त अवसाद है, जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और उसके बाद वो प्रकाश संश्लेषण यानी जलीय खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कैल्शियम युक्त जल में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम युक्त अवसाद बनाते हैं। और उसके बाद फिर यह पेड़ पौधे के पास जाते हैं, पेड़ पौधे इसके अवशोषण करते हैं अपनी भलाई के लिए, फिर ये श्वसन के जरिए से छोड़ते हैं। जैसे फिर तेल एवं गैस से उत्पन्न होते हैं, कोयले होते हैं। उसके बाद अवशोषित ईंधन का वाहन, विद्युत एवं ताप के लिए जलना। उसके बाद जंगल, लकड़ी एवं कार्बनिक कचरे का जलना। और उसके प्रकाश संश्लेषण यानी स्थलीय भोज श्रृंखला दिया गया है, श्वसन एवं अपघटन के माध्यम से दिया गया है, प्लव के माध्यम से दिया गया है, कार्बनिक अवसाद के माध्यम से दिया गया है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं परितंत्र कार्बन चक्र के बारे में देखते हैं। जब आप सजीवों की संरचना का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवों के शुष्क भार का 49% भाग कार्बन से बना होता है और जल के पश्चात यही आता है। यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूरी मात्रा की ओर ध्यान दें तब हम देखेंगे कि समुद्र में 71% कार्बन विलयन के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। और जैसे हम अभी चित्र में देखें इसके बारे में, क्या आप जानते हैं कि कुल वायुमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है। जीवाश्म ईंधन की कार्बन के एक भंडारण का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होते हैं
और एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रति वर्ष 4 मल्टीप्लाई 10⁻13 किग्रा कार्बन का स्थिरीकरण होता है। और एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादों का एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आती है। और इसी के साथ ही भूमि एवं सागरों के कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक सामग्री की अपघटन प्रक्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। और यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट होती है और संचरण द्वारा निकाली जाती है। लकड़ी के जलाने, जंगली आग एवं जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण कार्बन सामग्री, ज्वालामुखीय क्रियाओं आदि अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। उसके बाद कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तेजी से जंगलों का विनाश करना तथा परिवहन एवं ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने आदि से महत्वपूर्ण रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्त करने की दर बढ़ती है। और अध्याय हम 16 में देखेंगे ग्रीन हाउस में और उसके प्रभाव के भी बारे में देखेंगे। उसके बाद जो यहाँ चित्र में दिया गया है, पौधे श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे छोड़ते हैं, आग के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं। जीव जंतुओं श्वास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब वहीं वर्षा के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी अवशोषित करती है, फिर हम उसे ग्रहण करते हैं, फिर उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जलाशयों के माध्यम से, ईंधनों के माध्यम से। और उसके बाद परितंत्र फास्फोरस चक्र के बारे में देखें। फास्फोरस जैविक झिल्ली न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण घटक है और अनेक प्राणियों का अपना कवक, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फास्फोरस एक प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को उच्च संचित किए हुए हैं। और जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो बड़ी मात्रा में ये फास्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं एवं उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं और कचरा पादपों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलयन जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त किए जाते हैं। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किए जाते। क्या आप कार्बन चक्र एवं फास्फोरस चक्र के बीच कुछ विभेदों का पता कर सकते हैं? यहाँ पर फास्फोरस एवं कार्बन चक्र के बीच 2 व्यापक अंतर है। पहला है कि बरसात के द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होती है। और दूसरे, जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नगण्य होती है। और उसके बाद परितंत्र सेवाएं के बारे में देखें। एक स्वस्थ परितंत्र आर्थिक, पर्यावरण एवं सौंदर्यात्मक, संपूर्ण एवं सेवाओं के विस्तृत परिसर का आधार है। परितंत्र प्रक्रिया के उत्पादन को परितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाते हैं। उदाहरण के लिए एक स्वस्थ एवं परितंत्र की भूमिका वायु एवं जल को शुद्ध बनाना, सूखा एवं बाढ़ों की घटाना और पोषकों की चक्रीय करना और भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण करने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना आदि। यदि जैव विविधता की इन सेवाओं का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है, परंतु यह मानना उपयुक्त है कि जैव विविधता को एक उच्च कीमत के पर्ची प्रदान की जानी चाहिए। और रॉबर्ट कॉस्टेजा उनके साथियों ने हाल ही में प्रकृति के जीव समर्थन यानी आधारित सेवाओं की एक कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया। और शोधकर्ताओं ने इन मूलभूत परिस्थितियों तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसत 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तय की, और जिसके व्यापक तौर पर अनुदत्त भाव यानी लापरवाही से लिया जाता है क्योंकि वह मुक्त प्राप्त होता है। और यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पाद यानी GNP की कीमत पर लगभग 3 गुना ज़्यादा है जो कि 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
उसके बाद विभिन्न परितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से 50% केवल मृदा संरचना यानी भूमि गठन के लिए है, और जबकि शेष सेवाएं जैसे ही पोषक चरण तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से कम भागीदारी रखती है। और वन्य जीव के लिए जलवायु नियमन तथा वास की लागत लगभग प्रत्येक के लिए 6% है। उसके बाद सारांश देखें, परितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है और उसमें निर्जीव एवं सजीव घटक समाहित है, और आजीवीय घटकों के अंतर्गत कार्बनिक सामग्री जैसे हवा, पानी एवं मिट्टी, जबकि इन सजीव घटकों के अंतर्गत पादप, उपभोक्ता एवं अपघटक आते हैं। प्रत्येक परितंत्र की एक विशिष्ट भौतिक संरचना होती है जो निर्जीव एवं सजीवों के बीच परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। और एक परितंत्र की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रजातीय संगठन एवं स्तर विन्यास होती है। सभी जीवों को परितंत्र में अपने पोषण स्रोतों के आधार पर एक स्थान निश्चित होता है, और उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक चक्र एक परितंत्र की 4 महत्वपूर्ण क्रिया होती है। प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादक की जैव मात्रा और उत्पादक या सौर ऊर्जा की ग्रहण की दर होती है। प्रत्येक 2 प्रकार के हैं, और इसके 2 प्रकार के हैं, जैसे ग्रास प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता। और जैव की पदार्थ की कुल उत्पादकता या सौर ऊर्जा संग्रहण की दर को ग्रास प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और इसके साथ ही उत्पादकता के उपयोग के पश्चात शेष बची जैव मात्रा या ऊर्जा को नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, यानी NPP कहते हैं। और द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता द्वारा खाद्य ऊर्जा के स्वर्गीकरण की दर होती है। और अपघटन में अपरदन की जटिल कार्बनिक अपघटकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषकों में द्वारा बदला जाता है। और अपघटन में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जो कि मुख्यतः अपरदन का खंडन, निक्षालन एवं अपचयन है। और ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, और प्रत्येक पादप अवर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और इसके बाद आहार श्रृंखला से अपघटन को स्थानांतरित किया जाता है। तब प्रकृति में भिन्न पोषक स्तर के जीव आहार या ऊर्जा संबंधों हेतु एक दूसरे से परस्पर जुड़कर खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता एवं भंडारण को पोषक चक्र कहते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा पोषकों का बार बार उपयोग होता है। और पोषक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय एवं अवसादीय। गैसीय प्रकार के चक्र यानी कार्बन हेतु भंडारण वायुमंडल या जलमंडल होता है, जबकि पृथ्वी का पटल यानी पपरी अवसादीय प्रकार के फास्फोरस पोषक तत्व का भंडारण होता है। और परितंत्रीय प्रक्रिया के उत्पादों को परितंत्र सेवा के नाम से जाना जाता है, और जैसे कि जंगलों द्वारा वायु एवं जल का शुद्धिकरण। और जैवीय समुदाय कैतिक है और बीते समय के साथ परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन क्रमशः अनुक्रमित है। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण की संरचना होती है, और अनुक्रमण का प्रारंभ पायनियर यानी अग्रहणी जाति द्वारा खाली जैव विहीन क्षेत्रों पर निवेश के साथ होता है, जो बाद में अनेक उत्तराधिकारियों द्वारा मार्ग प्रस्तुत करती है। और अंततः एक अचल चरण समुदाय का निर्माण होता है, और चरण समुदाय पर्यावरण के अपरिवर्तन होने तक स्थिर रहता है।